अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने माली साल 2021-22 के बजट का ऐलान कर दिया है। 8,487 अरब रुपए के बजट में हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स नहीं लगाया और उसके बगैर 5,829 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए 2,080 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें से 600 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के लिए रखे गए हैं, जिसका मतलब है कि अगर तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $70 फी बैरल पर ही रहती हैं जो अब हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुकूमत को फौरी तौर पर 20 से 25 रुपए फी लीटर का इजाफा करना पड़ेगा। और इस बात की तस्दीक अब से कुछ देर पहले वजीर खजाना शौकत तरीन ने कर दी है, मगर साथ ही सऊदी अरब से तेल की सहूलत की भी बात की। 600 अरब के ऊपर ये एक किस्म से आप जरूर कह सकते हैं कि ये चैलेंजिंग है। इसका मतलब है हमें इसको पीडीएल को 20-25 रुपए पे लेके जाना पड़ेगा। जैसे ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमने 1-1.5 महीना तो नहीं बढ़ाई, लेकिन हमें थोड़ी ये बढ़ानी पड़ेगी। इस वक्त नेगोशिएट कर रहे हैं, हमारे सऊदी अरेबिया के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। तो एक हम ये डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी देना चाह रहे हैं और वो अगर आ गई तो वो ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, इस हवाले से बातचीत चल रही है सऊदी अरब से? बहुत पॉजिटिव चल रही है, क्योंकि $2 बिलियन हम वक्त से पहले सऊदी अरब को रिटर्न कर चुके थे, लेकिन अब आप पर उम्मीद है कि ऑयल फैसिलिटी हमें मिल सकती है उनसे? उन्होंने ऑलरेडी ऑफर हमें कर चुके हैं। हम जरा चाह रहे हैं कि उसमें जरा ज्यादा हो जाए और टर्म जरा थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो इस वक्त ऑफर तो हो चुकी है। इसके साथ साथ हुकूमत ने पावर सेक्टर के लिए 596 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। तो इसलिए हुकूमत से पूछेंगे कि बिजली की कीमतों में 5 रुपए 65 पैसे के जिस इजाफे का IMF से वादा किया गया था, उसमें से कितना इजाफा होगा? अगर पेट्रोल और डीजल में है 20 से 25 रुपए का इजाफा हो सकता है। महंगाई जो पहले से काबू से बाहर है, उस पर क्या असरात होंगे? तरक्याती कामों के लिए हुकूमत ने 900 अरब रुपए रखे हैं, मगर इस पर सवाल यह है कि क्या हुकूमत 900 अरब रुपए खर्च कर पाएगी? क्योंकि पिछले साल हुकूमत ने 650 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा, मगर इस महीने की पहली तारीख तक, जबकि माली साल खत्म होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है, हुकूमत 650 अरब रुपए में से सिर्फ 421 अरब रुपए खर्च कर पाई थी। हालांकि वजारत मनसूबाबंदी ने 563 अरब रुपए रिलीज भी कर दिए थे। इसकी वजह खुद वफाकी वज़रा के मुताबिक वजारतों की कम सलाहियत और नैब का खौफ है। हुकूमत ने अगले माली साल के लिए तरक्की की शरह 4.8% रखी है। दिफाई बजट को 6% इजाफे के साथ 1370 अरब रुपए पर रखा गया है। बजट में माली खसारा GDP का 6.3% होने का तखमीना लगाया गया है, यानी 3,420 अरब रुपए के खसारे का अगले साल का तखमीना है। हुकूमत इस साल 3,420 अरब रुपए के खसारे को पूरा करने के लिए अगले साल 1246 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे और 2,492 अरब रुपए की अंदरूनी फाइनेंसिंग का इरादा रखती है। इस साल हुकूमत ने कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए इस साल के 2,946 अरब रुपए के मुकाबले में अगले साल 3,060 अरब रुपए रखे हैं। ये वाज़ेह हो कि खुद हुकूमत के कल जारी किए गए मुआशी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का टोटल कर्जा इस हुकूमत के 2.5 सालों में 25,000 अरब रुपए से बढ़कर 38,000 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। और जाहिर है कि इस साल 3,000 अरब रुपए से ज्यादा का जब खसारा होगा तो कर्जे में और इजाफा होगा। अगले माली साल के लिए करंट अकाउंट खसारा $2.3 अरब रखा गया है, और यानी ये एक काबू में रहता नजर आता है। बरामदात का हदफ $26.8 अरब, दरामदात $55 अरब, रेमिटेंसेज $31 अरब हैं। तो ये एक बेहतर एक साइन नजर आ रही है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% का इजाफा किया गया है। कम से कम तनख्वाह को 20,000 रुपए कर दिया गया है। और हुकूमत ने अगले माली साल के लिए 252 अरब रुपए प्राइवेटाइजेशन के जरिए हासिल करने का टारगेट रखा है, जबकि हुकूमत अगले माली साल के लिए परचून और होलसेल के कारोबार को पॉइंट ऑफ सेल निजाम से मुंसलिक करने का इरादा रखती है, ताकि जो भी खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड हो वो FBR के पास जाए और दुकानों से टैक्स इकट्ठा किया जाए। क्योंकि बजट के मुताबिक रिटेल और होलसेल मईशत का 18% बनता है, मगर टैक्स में इसका हिस्सा ना होने के बराबर है। हुकूमत दुकानों पर यह मशीन लगाने पर टैक्स क्रेडिट देगी, यानी इन मशीनों का खर्चा हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। हुकूमत 5 लाख मशीनें लगाने का इरादा रखती है, ताकि आप परचून और रिटेल या होलसेल के कारोबार में कुछ भी खरीदें तो इसका रिकॉर्ड हो, आपको रसीद मिले और हुकूमत को टैक्स भी मिले। इसके अलावा जो बजट दस्तावेज़ात हुकूमत ने जारी किए हैं उसके मुताबिक 3 मिनट से ज़्यादा फ़ोन कॉल पर 1 रुपये, 1 SMS पर 1 पैसा और 1 GB इंटरनेट डेटा इस्तेमाल करने पर 5 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ दी गई। फिर इस ड्यूटी का जिक्र वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपनी तकरीर में भी किया, मगर बाद में हुकूमत ने वजाहत कर दी है कि वज़ीर आज़म और काबीना ने इंटरनेट के इस्तेमाल पर
जो ड्यूटी है उसकी मंजूरी नहीं दी थी, यानी हतमी जो बजट दस्तावेजात आएगी उसका ये हिस्सा नहीं होगी। हुकूमत ने स्मगलिंग कम करने के लिए इकदामात का भी ऐलान किया है। साथ ही FBI का अमला हिरासा ना करे उसके लिए भी इकदामात का ऐलान किया गया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, IMF किस किस बात पर माना, किस किस पर नहीं माना। IMF से खुद मुज़ाकरात करने वाली टीम का हिस्सा डॉक्टर वक़ार मसूद खान जो मामले खुसूसी वज़ीर आज़म बराए ख़जाना और महसूलात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब आप खुद मुज़ाकरात कर रहे हैं, यहाँ तो नज़र आ रहा है कि PDL में कम से कम हमें नज़र आया है कि हुकूमत ने बात मान ली है, 600 अरब रुपए हो गए। बिजली की जो कीमतें हैं क्या सिर्फ उसमें इख्तलाफ रह गया है या और बातों में भी इख्तलाफ था जिस पर बात अभी तक नहीं बन पाई है IMF से? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। बिजली की कीमत का भी मामला है किसी हद तक। इसके अलावा जो हमने टैक्स में इजाफे के ज़राए तलाश किए हैं उसमें भी उनको कलाम था और वो चाह रहे हैं जो उन्होंने पहले तजवीज़ किए थे इक़दामात और जिस पर इत्तफ़ाक़ हुआ था उसी पर कायम रहा जाए। और हमारी उनसे गुजारिश है कि देखिए हमारी नज़रें तो असल हदफ पे होनी चाहिए और ये तो जुज़ियात हैं कि किस तरीके से हम वहाँ पहुँच रहे हैं, तो उन्हें इस पे उनके एतराज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब बातचीत होनी थी जिससे हम उनको मुतमईन कर सकें कि हमारे मुजव्वज़ा तरीक़ाकार में जिसमें तकरीबन 240 अरब रुपए के हमारे इन्फोर्समेंट के इक़दामात में थे, जिसमें से आपने कुछ बातें बता भी दी POS से भी मुताल्लिक़ और स्मगलिंग से भी मुताल्लिक़, और वो ये चाह रहे थे कि जो 260 पॉलिसी मेजर्स हैं इन्हीं को जो है आप मज़ीद बढ़ाइए। तो वो अगर हमारे पास वक्त होता तो बैठकर हम और उनको इस बात पर इत्मीनान भी दिला लेते और मुतमईन भी कर लेते कि जनाब जो हमने सोच समझ के ये स्कीम तैयार की है और POS की जो सलाहियत है और जिस हद तक वो टैक्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है उसका शायद उन्हें सही से अंदाज़ा नहीं है, इस बात को भी कर लेते। फिर ये जो बिजली के मामले में थोड़ा सा मैं आपसे कहूँगा कि बिजली के मामले में तजवीज़ ये थी कि 4 रुपये बढ़ाए जाएँ, जिसमें से 1.95 1.90 पहले बढ़ गए थे और 1.90 मज़ीद करने थे। और हमने गुजारिश की थी कि इसको फ़िलहाल मौखर कर दिया जाए क्योंकि इसका जो आवाम के ऊपर बहुत असर पड़ा है। पहली जो हमने इंक्रीज़ की है, अब तक हम प्रोग्राम के अंदर रहते हुए 40% तक जो है बिजली में इजाफा कर चुके हैं और हम उनके सामने ये दलील रख रहे थे कि टैरिफ बढ़ाना जो है इस शोबे की जो सेहत है उसकी बहाली का सही हल नहीं है। यकीनन जहाँ ज़रूरत होगी उसको भी हम करेंगे, लेकिन इसमें हमने कहा था कि जी हम आपको बड़े मज़बूत मुतबादिल इक़दामात दे रहे हैं जिससे इस बात की ज़मानत देते हैं कि जो असल हदफ है कि सर्कुलर डेट में इजाफा ना हो उसकी हम ज़मानत देते हैं, और अगर उसमें कमी होगी तो यकीनन हम उतना सर्कुलर डेट जो है फौरी तौर पे बजट में लेकर उसकी अदायगी करेंगे और अपना जो हदफ है फिस्कल डेफिसिट का उस पर भी कायम रहेंगे। तो ये बातें होनी थी। देखिए उनके पास जो है हमारी उनसे बातचीत जारी रहेगी। हमने ये वक्फ़ा लिया है क्योंकि वो 6-7 जुलाई की जो इस वक्त उनके जहन में बोर्ड की डेट थी उसकी तैयारी का वक्त नहीं था और हम भी यहाँ पर निस्बतन ज़्यादा उलझे हुए थे। नई टीम आई है फाइनेंस में भी और सब क्योंकि आपका ज़ाहिर तजर्बा है, चाहे वो खजाना भी नए हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका ज़ाहिर तजर्बा है IMF से डील करने के हवाले से भी और फाइनेंस के मामलात को भी आप जानते हैं। एक लैक ऑफ ट्रस्ट हमें नज़र आ रहा है IMF की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर 2-3 साल में जो कमिटमेंट्स चाहे रेवेन्यू की गई थी वो नहीं पूरी हो सकी, या फिर जो कहा गया था कि जी हम सर्कुलर डेट ख़त्म कर देंगे मगर वो भी टारगेट नहीं पूरा हो सका, इसलिए वो रेवेन्यू मेजर्स की बात करते हैं कि जी आप बिजली की कीमतों में इजाफा। ये आपको लग रहा है कि सेटलमेंट हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान बजट अनाउंस कर दे, असेंबली से पास कर दे, तो इसका फिर क्या होगा अगर वो नहीं मानते, उनका बोर्ड नहीं मानता, तो पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कैसे जारी रखेगा?
देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अगर हमारे पास ज़्यादा वक्त होता तो हम किसी नतीजे पर पहुंच जाते अभी भी। ये इस प्रोग्राम के अंदर आपके इल्म में है, जब कोविड नहीं भी आया था तो दूसरा रिव्यू जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके थे। हत्ता कि कोविड आ गया तो तीसरा, चौथा और पांचवा भी जो है तो ये एक साथ उनको मुकम्मल करने पड़े। और लिहाजा एक तारीख़ है, ये देखें मुश्किल प्रोग्राम है, इसमें सख्त फ़ैसले किए गए हैं और लिहाजा हम उनसे जो है, हमारे और उनके दरमियान में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। और हम पुरुम्मीद हैं कि जब हम अब दोबारा मिलेंगे तो एंड जून के भी नताइज होंगे और शायद जो है ये इससे ज़्यादा जो हमने इन्हीं जुलाई अगस्त के भी नंबर्स जो हैं हमारे पास हों जब हम उनसे बात कर रहे हों, ताकि हम सितंबर की डेट को टारगेट कर सकें। और डॉक्टर साहब मुझे हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत और ताख़ीर हो जाए। डॉक्टर साहब मुझे बजट के हवाले से ये बताइएगा कि 2 साल ऐसा हुआ, पहले साल भी जो डेफिसिट का टारगेट था वो नहीं मीट हो सका, 9% से ऊपर चला गया। दूसरे साल ज़ाहिर कोरोना भी आ गया, दूसरे मामला थे, 8% से ऊपर चला गया। इस साल जो 6.3% का टारगेट रख रहे हैं उसमें 5,800 अरब रुपए का रेवेन्यू है, क्या ये मुकम्मल हो जाएगा या फिर कम से कम इसमें 100-200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा? आप जो प्रोविंसेस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरप्लस होगा उसमें कुछ शॉर्टफॉल होगा, और जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स हैं 250 अरब रुपए की, क्योंकि अब इस हुकूमत ने नहीं कर पाई है इन हालात में तो ये कोई 600-700 अरब रुपए का डिफरेंस आएगा और आप खसारा शायद अगले साल भी 7% से ऊपर ही होगा। देखिए, इस वक्त तो हमने इसका हदफ रखा है 6.3 मजमूई, और जो असल में तो ये प्रोग्राम जो है प्राइमरी डेफिसिट को देख रहा है। प्राइमरी डेफिसिट 3.8 से हमने शुरू किया था शहबाज साहब, और वो शाहजेब साहब, और वो इस साल 1.1 पे ख़त्म हो रहा है और हमने बजट में रखा है 0.6। मैं बताऊं, दुनिया के पर्दे पर इन कोविड के दिनों में और ख़ुसूसन वो ममालिक जो IMF के साथ काम कर रहे हैं उनमें पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा फिस्कल एडजस्टमेंट किया है, और अभी भी हम तैयार हैं, और जैसा कि बजट के अंदर हम रख रहे हैं कि वो 0.6 का जो है डेफिसिट होगा, और हम अगर एडजस्टर्स लगा लें तो ये प्लस 0.1 जो है वो प्राइमरी डेफिसिट होगा। तो यानी एक तो कम से कम बजट हमने इन बुनियादों पे बनाया है। आप देखें, आज अगर कोई समझे कि मैं बजट बना रहा हूं और मेरे मिसाल के तौर पे 571 अरब रुपए का सरप्लस रखा है सूबों का, वो हासिल नहीं होगा तो यकीनन ये तो मतलब यानी कि कोई दयानत की बात नहीं होगी। हमने तो तमाम सूबों के साथ बैठकर रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने IMF के सामने 571 के सरप्लस के और प्राइवेटाइजेशन की भी 250 अरब रुपए आप समझते हैं कि हो जाएगा? और मैं आपसे अर्ज करूं एक जरा सी बात, जी मैं एक अर्ज करूं कि देखिए, इस साल हम सूबों को 700 अरब रुपए के इजाफी वसाइल मुंतकिल कर रहे हैं, तो लिहाजा ये उनके लिए कोई ऐसा बार नहीं है जो उनकी ऑपोजिशन ही कह रही है कि ऑपोजिशन ही कह रही है कि रियलिस्टिक नहीं है, बट आप ऑप्टिमिस्टिक है। और प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स के लिए 250 अरब रुपए आपको लगता है कि ये हो पाएगा? मैं आपको प्राइवेटाइजेशन में ही बताता हूँ। देखिए, यानी कि प्राइवेटाइजेशन में ये जो सबसे पहले हमारा काम हो रहा है, जो LNG बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अभी आनकर वज़ीर ख़ज़ाना ने इससे मुताल्लिक़ अहम तरीन जो मुश्किलात थी उनको दूर कर दिया है, उस पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। एक मसला अभी भी बाकी है और वो ये कि क्योंकि LNG कतर के साथ जुड़ी हुई है और उसको बहरहाल टेक एंड पे की बुनियाद पर है, जबकि हमने कोशिश की है कि ये इससे जो इसका 32 के अंदर इसका 60% का गारंटी थी उसको कम करके 23 पे लेकर आ जाएं, तो ये जो गैप आएगा दो साइड्स पे, इसके मुतालिक एक छोटी सी सब कमेटी जो है वो कर रही है, लेकिन ये बहुत फास्ट ट्रैक पे चल रहा है और इसी वजह से इसको डाला है। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि ये प्राइवेटाइजेशन ऐसा होगा जिसके अंदर खुद
गवर्नमेंट की एक इदारे के पास इसकी ओनरशिप है और वो पैसे जो हैं वो हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू की हैसियत से हमारे पास। बहुत शुक्रिया वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपोजिशन इस पर क्या समझती है हम बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब से एक ब्रेक के बाद। और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब मौजूद। मिफ्ताह इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया। IMF का दबाव भी, कोविड भी अभी गुजरा है, उसके बावजूद हुकूमत ने 5,800 अरब का टारगेट भी दे दिया। अगले साल 55 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट के साथ भी तकरीबन 2.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट दे दिया। तो एक बेहतर बजट है, इससे बेहतर और क्या बजट बना लेना था आपने सर? शुक्रिया शाहजेब भाई। 5,800 आपको अगर याद है कि 5,500 आज से 3 साल पहले 2 साल पहले भी दिया था, उस वक्त भी पूरा नहीं कर पाए थे, इस बार भी पूरा नहीं कर पाएंगे। 5,800 अरब रुपए इन्होंने टारगेट दिया है, 24% इंक्रीज इस साल पे दी है, जबकि 5 खुद कह रहे हैं कि 4.8% ग्रोथ होगी, 8% इन्फ्लेशन होगा, ये हो गया 13%। तो अगले 11% कहाँ से आएंगे? कोई एडिशनल टैक्स मेजर तो आप बता नहीं रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 600 अरब रुपए से 500 से 600 अरब रुपए से ओवर स्टेट करा है इन्होंने टारगेट को। अबाउट 1% ऑफ GDP जो है वो रेवेन्यू टारगेट ज्यादा है। ऐसा मगर अगले साल देखिए आप दरामदाद अगर 55 अरब डॉलर पर रखी हैं, जो कि रफली शायद 3-4 अरब डॉलर ज़्यादा ही होंगी, करंट अकाउंट पर शायद एडिशनल प्रेशर आ जाएगा, मगर रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। साथ में स्मगलिंग पर क्रैकडाउन की बात कर रहे हैं, उससे भी तो मुख्तलिफ मेजर से क्यों नहीं 300-400 अरब रुपए की गुंजाइश निकाल पाएगी हुकूमत? देखें, ये भी ज़रूरी बात नहीं है। इस हुकूमत का अगर रिकॉर्ड देखें तो इन्फ्लेशन के बराबर भी वो लोग नहीं ले पा रहे थे टैक्स इंक्रीजेस, राइट। पहले आपको याद है कि जो पहला साल था असद उमर साहब ने, जिसमें 200-300 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए थे, उसमें उतने भी पैसे नहीं देते जितने मैं लेके गया था अपने आखिरी साल में 2018 में। फिर अगले साल आए 700 अरब रुपए के नए मेजर लगाए, और उसके बाद भी हमसे कोई 40 अरब रुपए ज़्यादा लिए इन्होंने 2 साल पहले के। सो ये लेना भी बड़ा मुश्किल है। तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि शौकत तरीन साहब शायद काम कर ले। कि मगर एक मसला है, देखिए मईशत में स्लो डाउन था उस वक्त जब टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा था, तो नजर आ रहा था ना कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थी, ना मईशत में एक्टिविटी थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव, इंडस्ट्री नेगेटिव। इस वक्त इंडस्ट्री प्लस, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लस, मईशत में एक्टिविटी और 4% की अभी ग्रोथ, 4.8% की आगे ग्रोथ। जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस वक्त एक दफ़ा 1.9, दूसरी दफ़ा नेगेटिव। तो ये दूसरे फैक्टर्स भी तो हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो शाहजेब भाई, मैं आपको 8% इन्फ्लेशन की भी ग्रोथ दे रहा हूँ, मैं आपको 4.8% उसकी भी ग्रोथ दे रहा हूँ। वो मैं कह रहा हूँ 12% हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 500 अरब रुपए से 550 अरब रुपए, 600 अरब रुपए से ही ओवर स्टेटेड है। इसके अलावा आपको ये भी पता है शाहजेब साहब कि ये 500 कुछ अरब रुपए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सूबों से जो है इनको रेवेन्यू मिल जाएगा, सरप्लस मिल जाएगा, जबकि इस साल जो है वो 230-240 अरब रुपए है। तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल सूबों का भी सरप्लस जो है वो 500 अरब रुपए का है। तो बजट डेफिसिट का टारगेट भी अनरियलिस्टिक है, 6.3%। और ये रेवेन्यू का टारगेट तो ऑब्वियसली अबाउट 1% से 500-600 अरब रुपए से अनरियलिस्टिक। तो आपको जो करंट अकाउंट का खसारा है 2.4 अरब डॉलर, ये रियलिस्टिक लगता है कि हाँ ये इतना हो जाएगा, जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान को हमेशा एक्सटर्नल सेक्टर से बड़े प्रॉब्लम्स आए? देखिए, गुजारिश ये है कि जब आखिरी साल मुस्लिम लीग नून का था तो हमने 24.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करी थी, जिस पे आपने और बहुत सारे लोगों ने एनएसटी हमको बोला कि बहुत मुस्लिम लीग नून की एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। चले, हमने मान लिया, हम बुरे थे। 24.8 बिलियन डॉलर्स पे इन्होंने 35% डॉलर डिवैल्यू कर दिया। मतलब ये कि 35% पाकिस्तान पे सेल लगा दिया, और 3 साल तक हमारे बराबर नहीं आ पाए। पहले साल 500 मिलियन डॉलर कम किया, दूसरे साल 2 बिलियन डॉलर कम किया, और इस साल भी शायद बराबर आ जाएंगे, 1% भी नहीं बढ़ा सकेंगे टोटल। हो सका अगर 25 बिलियन कर लें तो कर लें। तो आप अगले साल जाके आप बोलते हैं हम 26 बिलियन कर लेंगे, तो क्या तीर मार लिया भाई। तुम 4 साल के अंदर एवरेज जो है वो बड़ी मुश्किल से जाके 2%, 3% आगे बढ़ रहे हो, 35% डिवैल्यू करने के बाद। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 55 बिलियन डॉलर्स का आपका इंपोर्ट हो जाएगा। तो आप जो ये बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ने करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कर दिया था क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बहुत था, तो ट्रेड डेफिसिट तो आपको मगर इनको रेमिटेंसी से सपोर्ट है ना, वो आपको नहीं थी। अगर 31 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस टारगेट ये कर रहे हैं तो इनको रेमिटेंसी से सपोर्ट मिल रही है। इसका मतलब है इनका करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त उस अगले साल मईशत अफोर्ड कर पाएगी। शाहजेब साहब, अगर अल्लाह ने चाहा और इंशाअल्लाह ताला कोविड की वबा से दुनिया भर में ये जो आफत आई हुई है कम हो जाएगी, तो पाकिस्तान में ट्रैवल बढ़ जाएगा।
जो कराची से 7 या 6 फ़्लाइटें एमिरेट्स की जाती थी दुबई, लाहौर और इस्लामाबाद से 2-2 फ़्लाइटें जाती थी, जो 21 लाख पाकिस्तानी उम्रे की सादत हासिल करते थे, जब फ़ॉरेन ट्रैवल शुरू कर देंगे तो ये जो रेमिटेंस आ रही है आपको ऑफिशियल पैसों की, जो पाकिस्तानी पहले बाहर जाके खर्च कर रहे थे, वो कम हो जाएगी। ये पाकिस्तान में अकेले में रेमिटेंस नहीं बढ़ी, बांग्लादेश में भी बढ़ी है, इस स्पीड से बढ़ी है, बल्कि सर्विसेज इंपोर्ट में जरूर इजाफा हो जाएगा। लोग ज़ाहिर है मार्केट से डॉलर खरीदेंगे, बाहर जाके खर्चे करेंगे, होटल्स बुक करेंगे, उम्रे पे जाएंगे, वहां जाके शॉपिंग करेंगे, बाहर जाके शॉपिंग करेंगे, वो होगा। मगर जो आदत पड़ गई है बैंकिंग चैनल से अगर भेजने की, और फैसिलिटेट भी हुकूमत ने किया है, आपको क्यों लग रहा है वापस हुंडी हवाले पे चले जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुंडी हवाले पे चले जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी बाहर जाके वहाँ पे खर्च करता है, वो अपने कदम से ले लेता है, इधर आके उसकी माँ को दे देता है पैसे, वो चीज़ें तो हो जाएंगी ना। मतलब अल्लाह करे ना हो रेमिटेंस डिक्रीज, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि इस स्पीड से इंक्रीज हो रहा हो जो कोविड के अंदर हो रहा हो, तो ये तो नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि कोविड खत्म हो जाएगा तो हमारी दूसरी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हमारा रेवेन्यू अच्छा हो जाएगा, हमारा ये अच्छा हो जाएगा, तो आपको ये भी प्लान करना चाहिए ना कि जब कोविड खत्म हो जाएगा और जो कोविड की वजह से बेहतरी आई है, और इस हुकूमत को तो फिस्कली बहुत फायदा हुआ है, $2 बिलियन इनको G20 ने जो है डिफर करा लोन, IMF ने $1.4 दी, IMF ने 1 साल तक पूरा प्रोग्राम मौखर कर दिया, तो इस हुकूमत को तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है फिस्कली कोविड के से। और जो इन्होंने प्लान किया था कि हम खर्च करेंगे, उतने पैसे खर्च भी नहीं करे। तो आपको मगर 4.8% का ग्रोथ टारगेट नजर आता है कि हाँ 4.8% से तरक्की कर लेगा पाकिस्तान? देखिए इस साल हम ये तखमीना लगाना मुमकिन नहीं होता है किसी को, लेकिन इस साल जो अखबार में बातें आई हैं वो ये है कि 3.2 थी, और उसके बाद हुकूमत ने कहा कि भाई फोर्स करा किसी वजीर ने तो 3.94 पे, अब मेरे ख्याल से 3.8 बोल रहे हैं। तो अगर इस साल 3.8 है तो फिर अगले साल 4.8 नजर आता है, फिर 1% बढ़ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर इस साल 3.2 है तो अगले साल अल्लाह ने चाहा तो फिर भी 4-4.5 तो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ग्रोथ के टारगेट पे कम से कम प्लस माइनस करके उनका इत्तेफाक जरूर है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मुसलसल लिख रहे थे, मुसलसल कह रहे थे, क्या उनकी तवक्कात पर ये बजट पूरा उतरा है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। हुकूमत ने अपना टारगेट दे दिया है, क्या मुमकिन हो पाएगा? और क्या वाकई हुकूमत ने इस दफ़ा कुछ टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं ताकि टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके और 5,800 अरब रुपए के इकट्ठे हो पाएंगे? साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। ज़ैदी साहब ज़ाहिर आप मुसलसल लिख रहे थे कि जी टैक्स रिफॉर्म करें, इसको डाइवर्सिफाई करें। अब जो 5,800 अरब रुपए है, इसमें आपको लग रहा है कि ऐसे इकदाम हैं जो टैक्स बेस को बढ़ाएंगे और ये मुमकिन भी है? देखिए इकदाम तो हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी थ्योरेटिकल हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। थ्योरेटिकल चीज़ जो थ्योरेटिकल है मगर वो बहुत अहमियत रखती है कि अगर आप गौर से देखें तो इस बजट में उन्होंने ITO के हाथ काट दिए हैं, असेसमेंट की पावर उनसे ले ली है, थर्ड पार्टी ऑडिट्स उनसे ले लिया है, और वो टेक्निकली वो जो हरेसमेंट की कहानी है वो ख़त्म हो रही है। अब क्या उसकी वजह से कोई टैक्स बेस में इंक्रीज़ आएगा? वो एक लंबा काम है और उसमें टाइम लगेगा। दूसरी बात ये है कि जो रेट अगर आप देखें कि SME का रेट लेकर आए वो ज़रा, तो मुझे कोई जो रिफॉर्म का प्रोसेस है उसका इमीडिएट रिज़ल्ट कैश में नज़र आता हुआ 2021-22 में नज़र नहीं आ रहा। तो हमारा 21-22 का जो इंक्रीमेंट आएगा वो उन्हीं वजह से आएगा जो मैंने आपसे पहले कहे थे कि इंपोर्ट में इंक्रीज़ होगी या विद होल्डिंग से कलेक्शन में हमारी इंक्रीज़ होगी। देखिए ना, आप ये कह रहे हो कि 4,600 से आप 5,800 पे आओगे, तो तकरीबन 1,200 बिलियन का आप इंक्रीज़ लेके आ रहे हो ना जी। 1,200 बिलियन के इंक्रीज़ में मेरे हिसाब से कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंपोर्ट विल बी 500 बिलियन। 500 बिलियन का एक्स्ट्रा होगा। 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट पे आप कह रहे हैं? नहीं, 500 बिलियन एडिशनल इंपोर्ट से आएगा। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि 500 अरब रुपए का एडिशनल कंट्रीब्यूशन सिर्फ इससे आ जाएगा। इससे आ जाएगा जी। 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट, 55 डॉलर नहीं, 55 की पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि 21 में कितनी इंपोर्ट है और 22 में कितनी होगी। मेरे हिसाब से 22 में हम उन्होंने प्रोजेक्ट तो 55 किया है, मगर मेरे हिसाब से 60 के आसपास हम टच करेंगे, 60 से कम पे नहीं। अगर हम 60 को टच करेंगे तो हुकूमत शायद टैक्स का टारगेट तो पूरा कर जाएगी, बट करंट अकाउंट का जो खसारा 2.3 अरब डॉलर रखा है वो फिर देखिए 6-7 अरब डॉलर। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है जो आपने देखा हो। गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को सही किया है।
पाकिस्तान एक अजीब गरीब मुल्क था जहाँ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो सब कुछ एग्जाम था, मगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ था। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को बिल्कुल आज़ाद कर दिया और उन्होंने कहा कि पैसे एक्सपोर्ट को। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस अब गैर रवायती तरीक़ों से सही होगा, जिसमें एक्सपोर्ट का बैलेंसेस भी है। मगर जो मैंने कल भी अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि हमारा इस वक्त बुनियादी मसला ये है कि हमारे करंट अकाउंट के बैलेंस का कंप्लीट रिलायंस रेमिटेंस पर हो गया है और पाकिस्तान की पूरी मईशत रेमिटेंस के अमाउंट्स के ऊपर अगले साल भी कोई 30 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस है, 26.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है, यानी कि रेमिटेंसेस तकरीबन 5 अरब डॉलर ज़्यादा है और 31 बिलियन डॉलर की हम रेमिटेंस के ऊपर अपना बजट कर रहे हैं। यही बात है ना। तो पाकिस्तान की अब हमारा, अगर आप मुझे कहें कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, मैं गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि अब अपना टाइम लगाए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करे। साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आप एक और चीज़ का कहते रहे कि जी पाकिस्तान में जो ये सेक्टर है रिटेल का, होलसेल का, वो नहीं है टैक्स नेट में। उसमें जो पॉइंट ऑफ सेल के लिए कह रहे हैं कि जी 5 लाख मशीनें टैक्स का क्रेडिट देंगे, यानी कि जो जिम्मेदारी है पैसा का है वो हुकूमत अपने ऊपर लेगी। उससे आपको लगता है 30 लाख कोई दुकानें और ये रिटेल का पूरा सेक्टर है जिसमें 10% भी नहीं है और हुकूमत कह रही है कि 18% मईशत में कॉन्ट्रीब्यूट करता है और तकरीबन नेग्लिजिबल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये तो मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो सब्जेक्ट है पॉइंट ऑफ सेल पे आप रिकवरी नहीं ला सकते। पॉइंट ऑफ सेल इज़ वन ऑफ द मोड। आपको, मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप फैसलाबाद की सुतर मंडी में पॉइंट ऑफ सेल लगा सकते हैं? सवाल ये है, क्या आप रांची की जुड़िया बाजार में पॉइंट ऑफ सेल लगा सकते हैं? देखिए, पहले हम एक रियलिस्टिक पोजीशन में आए कि एक है रिटेलर जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर है, जिसकी दुकान है नज़र आ रही है, सामने नज़र आ रही है, माल रोड पर है, शाहरा फैसल पर है। मगर जो बाज़ार हैं, जिसको हम बाज़ार कहते हैं, लियाकताबाद है, आशियाना क्लॉथ मार्केट है कराची में, क्या आप ये ज़्यूम करते हैं कि आशियाना क्लॉथ मार्केट के अंदर पॉइंट ऑफ सेल लग के वो आदमी पॉइंट ऑफ सेल में सेल टैक्स देगा? ये है पाकिस्तान की टैक्स के निज़ाम का टेस्ट। पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम ज़रूर लगेगा, मगर वो सिर्फ लगेगा ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर पर। जो बाज़ार हैं, जिसको मैं बाज़ार कहता हूँ, उन बाज़ार में पॉइंट ऑफ सेल लगने में अभी आपको कम से कम 10 साल चाहिए। आज की बजट स्पीच का एक ही जुमला जो है ना, वो काफ़ी है पाकिस्तान की सब चीज़ को सही करने के लिए। आज बजट स्पीच में एक जुमला कहा है और जो लॉ में आया है कि अगर कोई बंदा स्मगल्ड सामान बेचेगा तो उसको रसीद दिखानी पड़ेगी। अगर आप इसको कंट्रोल कर लें तो ये वाला सेक्टर कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, रिटेलर बेच क्या रहा है? 2 चीज़ें बेच रहा है रिटेलर बेच रहा है अफगान ट्रांजिट का सामान, रिटेलर बेच रहा है स्मगल का सामान, रिटेलर बेच रहा है वो प्रोडक्ट का सामान जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रहा है, रिटेल बेच रहा है वो सामान जो कि KPA से आ रहा है। आप अगर कस्टम की स्मगलिंग को एनफोर्स करने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा कदम आज पाकिस्तान गवर्नमेंट उठाने जा रही है, और अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस कदम को उठा लिया और ये कर लिया, तो मैं आपको आज दावा से करता हूँ पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अहम बात है, आप ये कह रहे हैं कि जो स्मगलिंग के हवाले से कि उसकी प्रोडक्ट ना बिक रही हो मार्केट में, जो हुकूमत ने इकदाम का ऐलान किया है, इसके साथ साथ पॉइंट ऑफ सेल का लिए अगर ये ऐलानात हैं ये ठीक हैं, इन्फोर्स अगर हुकूमत कर गई तो पाकिस्तान का निज़ाम ठीक हो जाएगा। याद हो तो मैंने कराची चैम्बर में खड़े होकर एक बयान दिया था कि मैं तमाम अफसरान को निकाल लूंगा, दुकानदार ये ऐलान करते हैं कि स्मगल्ड गुड्स नहीं बेचेंगे। याद है आपकी एक बहस हो गई थी? याद है, बहस हो गई थी। ठीक है, आज वही चीज़ सामने आ गई। इसकी एनफोर्समेंट पॉसिबल है या नहीं है? क्योंकि ऐलान तो कर दिए। इसकी एनफोर्समेंट बहुत मुश्किल है, मगर मेरा पाकिस्तानी ताजरों से दरख्वास्त है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें ये करना पड़ेगा। मगर दरख्वास्त पे तो ताजर नहीं करेंगे, हुकूमत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी एनफोर्समेंट? देखिए, मेरा ये व्यू है कि गवर्नमेंट को अपना इस टाइम पर रेट दिखानी पड़ेगी और इसको इस तरह करें कि कुछ जो मेन आइटम है ना, फॉर एग्जाम्पल आज आप बाजार में चले जाएँ, फॉर एग्जाम्पल टायर है, टायर में से आपको अगर 100 टायर पड़ा हुआ है उस दुकान पर, 100 में से 80 टायर वो है जो स्मगल्ड आया हुआ है या अफगान ट्रांजिट का आया हुआ है, तो आइटम एकदम अक्रॉस द बोर्ड नहीं करे। गवर्नमेंट कहे कि जी हम 50 आइटम को फॉर द टाइम बीइंग करेंगे, पहले निकालें। अगर 100 आइटम पड़े हुए हैं इस वक्त, 100 में से आप 50 आइटम निकालेंगे, ये स्मगलिंग प्रोन, अफगान ट्रांजिट प्रोन, ये वो आइटम हैं जो कि स्मगलिंग इस पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम इनको करेंगे, अगले साल 50 को करेंगे, 50 करेंगे और चैम्बर को साथ लेके चलेंगे। मगर अगर चैम्बर रजिस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटना चाहिए और हमारे इदारों को भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये वो चीज़ है जिस पे पाकिस्तान में करेक्शन आएगी। आप POS के थ्रू नहीं कर सकते, आप उसकी सप्लाई साइड को सही करें कि जहाँ से वो सामान लेके बेच रहा है।
وہ جو سامان لے کے بیچ رہا ہے وہ وہاں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ اس کو سامان نہیں ملتا ہے اصلی والا، تو یہ ایک لمبا ٹریپ ہے۔ اور مگر گورنمنٹ نے اگر آپ دیکھیں تو آج یہ جو قدم اٹھایا ہے کہ ہم ہر اسمگل گڈس کا رسید مانگیں گے، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، مگر وہی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کہاں تک اس سے عمل درآمد ہو سکے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بہت شکریہ، شہباز عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جو اقدامات اناؤنس کیے گئے ہیں اس کی حد تک کہہ رہے ہیں کہ درست سمت میں حکومت نے چیزیں اناؤنس کی ہیں، اس کی جو انفورسمنٹ ہے وہ ایک حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا، اگر کر دیا تو پھر پاکستان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔